कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय कल से जहाँ संपन्न हुआ था वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। हम बात करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में फिर क्या है? तो इसके अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है, जिसमें राज्य के अंतर्गत निम्न तत्वों को शामिल किया गया है। पहला है भारत सरकार। अब भारत सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, महान्यायवादी जितने भी सरकार के अंग हैं। प्रांतों की सरकारों में भी प्रांतों की सरकारें, उनकी विधायिकाएं, कार्यपालिकाएं, न्यायपालिका, महाधिवक्ता। स्थानीय निकाय, इसमें शहरी व ग्रामीण दोनों सम्मिलित हैं। और साथ ही साथ राज्य के अधीन कार्यरत संस्थाओं से आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के NGO हैं, कंपनियां हैं इत्यादि। व पदाधिकारी यानी विभिन्न पदों पर आसीन लोग। ये समस्त अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किए गए हैं। प्रश्न उठता है कि इसका मतलब क्या है? तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि इन सभी के विरुद्ध व्यक्तियों के मूल अधिकार लागू होंगे। यानी जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा में जिन जिन को रखा गया है, केवल उन्हीं के विरुद्ध ही व्यक्ति के मौलिक अधिकार लागू होंगे। इनसे इतर इनकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। राज्य के परिभाषा के संदर्भ में यदि कहीं अंतर्विरोध उत्पन्न हो तो वहाँ पर निर्णायक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 फिर क्या है? तो यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकार से असंगत जो भी विधियां होंगी वह शून्य मानी जाएंगी। इसमें उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण या कटौती करने वाली समस्त विधियां शून्य मानी जाएंगी, जिसके संरक्षण की शक्ति भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 13 में विधि को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें मूलतः 4 प्रकार की विधियों का उल्लेख किया गया है या विधि को 4 क्राइटेरिया में बांटा गया है। प्रथम है अस्थायी विधियां। इसमें संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को रखा गया है। यानी संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून अस्थायी विधि की श्रेणी में रखे जाएंगे। अस्थायी विधियां, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को शामिल किया गया है। तीसरा है प्रत्यायोजित विधान। इसमें कार्यकारी निर्णय को शामिल किया गया है, जैसे कैबिनेट के द्वारा, चाहे वो संघ स्तर पर हों, चाहे वो प्रांतों के स्तर पर हों, जो विभिन्न प्रकार के निर्णय और सारी चीज़ें ली जाती हैं। जैसे आपने जो है आप देखते होंगे कि कैबिनेट की बैठक में फला निर्णय लिया गया, तो वह भी विधान के समान ही लागू होता है, लेकिन उसे प्रत्यायोजित विधान के नाम से जाना जाता है। चौथा है विधि के गैर विधायी स्रोत। गैर विधायी स्रोत में रूढ़ि, परंपरा व प्रथाओं को रखा गया है। इस प्रकार इन सभी प्रकार की विधियों के अनुचित क्रियाकलापों के विरुद्ध संविधान का अनुच्छेद 13 नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि संसद द्वारा यदि अनुचित विधियां बनाई गई हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, या कार्यपालिका द्वारा लिए गए कार्यकारी निर्णय
अथवा वह रूढ़ी और परंपराएं जो मौलिक अधिकारों से असंगत हों अथवा मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करते हो। दो शब्द यहाँ ध्यान देने होंगे, एक असंगत, असंगत मतलब जो उसके विरुद्ध हों, उससे जिसकी संगति ना हो, और अल्पीकरण यानी कि जो मौलिक अधिकारों में कटौती करते हों। तो इन दोनों ही आधार पर संबंधित विधियों को जहाँ तक कि वह असंगत होंगे और जहाँ तक कि वह अल्पीकरण करते होंगे, उसको सीमित करते होंगे, वह शून्य माने जाएंगे। उदाहरण के तौर पर एक प्रकरण भी ताज़ा आपके सम्मुख रखा जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, यह 1934 से क्रियान्वित है। इसी में एक आख्यान आता है 3 तलाक का। 3 तलाक, यह पर्सनल, इस मुद्दे पर जब 3 तलाक से पीड़ित महिला शायरा बानो कोर्ट का रुख करती हैं और शाहबानो 2 महिलाएं गई, तो पर्सनल लॉ को बोर्ड ने संवैधानिक संरक्षण का हवाला देते हुए 3 तलाक में हस्तक्षेप न करने की दुहाई दी। यानी कोर्ट से पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि भैया देखिए, ये जो हमको पर्सनल लॉ मिला है ये संविधान के द्वारा मिला हुआ है, संविधान लागू होने से पहले ही 1934 से ही यह जो है लागू है, तो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण हमारे इस पर्सनल मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार द्वारा अथवा जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ना किया जाए, न्यायपालिका द्वारा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसी अनुच्छेद 13 का उल्लेख करते हुए कहा कि भैया आप सबसे पहले अनुच्छेद 13 का अध्ययन कर लीजिए। उसमें साफ साफ कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व अथवा संविधान लागू होने के पश्चात वह समस्त विधियां इसकी श्रेणी में आ जाएंगी, वह समस्त विधियां इनके दायरे में आ जाएंगी जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से असंगत होंगी, तो भी उन्हें शून्य किया जा सकता है। और यदि उनका अल्पीकरण करती होंगी, यानी कि किसी एक अधिकार का या किसी एक अधिकार के पहलू को सीमित करती होंगी, तो उन्हें शून्य माना जाएगा। अब चूंकि जो 3 तलाक है उसमें 3 प्रकार के तलाक का प्रावधान किया गया है, तलाक़े हसन, तलाक़े आहसन और तलाक़े विद्दत। तो चूंकि जो तलाक़े विद्दत था वह व्यक्ति के समानता के अधिकार के विरुद्ध था, क्योंकि उसमें साफ कहा गया कि लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर कोई जो है विभेद नहीं किया जाएगा आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे। और यह कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव का एक परम सूचक, तो एक परम उदाहरण था। तो इस आधार पे अनुच्छेद 13 का हवाला देते हुए कहा गया कि तलाक़े हसन और तलाक़े आहसन आप बरकरार रखिए, नहीं दिक्कत है, लेकिन जो तलाक़े विद्दत है यह जो है समानता के अधिकार के विरुद्ध है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। इस प्रकार आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। कल पुनः इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप लोगों को किसी बिंदु पर कुछ प्रश्न करना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।